हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार की शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी। मूल अधिकार का पार्ट 1 हम लोगों ने कल देखा था, जिसमें हम लोगों ने 3 उसके अधिकारों के बारे में बात की थी। कौन सा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार पार्ट 2। कौन सा? मूल अधिकार पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे 3 अधिकारों के बारे में। ठीक, इसमें 3 अधिकार हम लोग देखेंगे। तो इसलिए जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर वो वीडियो बिना देखे आप लोग आज वाला वीडियो देखेंगे तो चीजें उतनी क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मूल अधिकार के बेसिक के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी व्याख्या की गई है। और काफी सारी चीजें ऐसी थी इससे रिलेटेड, जैसे इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है वो सारी चीजें कल के वीडियो में बात किए थे हम लोग। तो जो लोग ना देखे हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो मूल अधिकार का पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे 3 अधिकारों के बारे में। कौन कौन से अधिकार है? सबसे पहले धर्म की स्वतंत्रता। आइए देखते हैं। 3 हुआ था, चौथा है आज। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। देखिए, इसके तहत इसमें पहले ही लिख दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता। इसमें हम लोग जितनी चीजें देखेंगे 3 से 4 फैक्ट हैं, जितने अनुच्छेद हैं 25, 26, 27, 28, 4 फैक्ट आएंगे। चारों बहुत इजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो अनुच्छेद इसका कौन सा है? 25। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी धर्म को, जिस धर्म का वो हो, मानने, धर्म को मानने, उस धर्म का आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कितना इजी है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे धर्म के बारे में कि हमारा जो चौथा आर्टिकल है ये कौन सा है मूल अधिकार का? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में पहला कार्य क्या होता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात जो हमारे अंदर की चीजें हैं कि हम किस चीज को माने, किसको ना माने। तो इस तरह से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। इसमें एक आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि सिखों के लिए कृपाण रखने की छूट दी गई है। सिखों के लिए कृपाण रखने की छूट दी गई है। आप लोग जानते हैं कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रस्तावना में भी हम लोगों ने ये बात को देखा था। तो यहाँ हर धर्म को बराबर की वरीयता दी जाती है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। तो पहला हो गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इजी है। अब देखेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 इसके तहत क्या गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध, जो धर्म आप मान रहे हो उस धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता। ठीक है, याद कैसे करेंगे? आज मैं फिर आप लोगों को उसी ट्रिक से याद करवाऊंगा जो ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले में। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अनुच्छेद 26 हो गया। अनुच्छेद हो गया हमारा अब कौन सा? 27। इसके तहत क्या आता है? धार्मिक संपोषण। क्या? धार्मिक संपोषण। संपोषण का मतलब क्या है?
कि धर्म को मानते हैं आप तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी कर का अनुदाय या समुदाय, कोई भी कर आप इसके तहत ले सकते हैं और आप उससे धर्म में समृद्धि कर सकते हैं, अभिवृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। और 28वां कौन सा आता है? ये हमारा सबसे अच्छा आर्टिकल है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार। सॉरी, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार। होने का अधिकार। देखिए, सबसे पहले धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। तो पहला जो आर्टिकल, अगर हम धर्म को मानना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि धर्म को मानेंगे, उसके अनुसार आचरण करेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा कि अगर हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उसके प्रबंध की व्यवस्था भी हमें ही करनी पड़ेगी। तो धर्म के धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था। आर्टिकल कौन सा हमारा हो गया? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में क्या आता है? अब हम लोगों ने धर्म की प्रबंध भी कर लिया धार्मिक कार्यों का। उसके बाद आता है संपोषण। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहां से कर मिल रहा है, और काफी सारे कर ऐसे होते हैं जिसे आप लोग बाध्य नहीं कर सकते कि ये कर हमें दिया ही जाए। तो हो गया धार्मिक संपोषण। अब उसके बाद आता है कि जब हम लोगों ने क्या किया, धर्म को अपना लिया, प्रबंध कर लिया, संपोषण कर लिया, तो अब ये भी हमें दिया गया है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा में हम उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसमें बात क्या आती है? धर्मांतरण की बात आती है। लोग करते हैं ना कि एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के तहत आप क्या कर सकते हैं कि आप वो धर्म मानने से इनकार कर सकते हैं। कोई आपको धर्म मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 28। तो उम्मीद करता हूं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे 5वें की, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। चीजें इजी वे में लेके लिखिए और याद करिए। ये आर्टिकलों में जो व्याख्यान दिया गया था बहुत बड़ा था, मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़िए आप लोग। आइए देखते हैं कौन सा 5वां। बहुत सिंपल है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका जो आर्टिकल है वो कहां से है? 29 से 30 तक है। इसका अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें व्याख्या क्या करनी है? बहुत इजी है। 2 अनुच्छेद दिख रहे हैं, सिर्फ 2 व्याख्यान आएगा और एक इसमें पॉइंट आएगा। सबसे पहला कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा कर सकता है, लिपि की रक्षा कर सकता है और अपने संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। क्या वर्ड आया? लिपि, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और इसके तहत जो आर्टिकल आता है 29 और 30, ये दोनों आर्टिकल किनके लिए हैं? अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक, अल्पसंख्यकों के लिए है दोनों आर्टिकल, अनुच्छेद 26 भी और अनुच्छेद 30 भी। बात करेंगे अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके आंतरिक हितों की रक्षा की जाए, उनके आंतरिक हितों की रक्षा की जाए। अल्पसंख्यकों के, याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। आंतरिक हितों की रक्षा किसके? अल्पसंख्यकों के। ये है अल्पसंख्यकों के। आंतरिक हित का मतलब यह हुआ कि कोई भी धर्म है उनका या संस्कृति है तो उसे बचाने के लिए उनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट के तहत कहां से की जाएगी? मूल अधिकार के थ्रू की जाएगी। अगर इसका हनन हो रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही करेगा उस पर। अब बात आती है कौन सी? अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था कर सकते हैं।
शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं उसका। तो क्या निकल के आया? शिक्षण संस्थाओं या संस्थानों की, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। कितना इजी था? 2 आर्टिकल है, केवल 29 और 30, दोनों में किसके लिए कहा गया है? अल्पसंख्यकों के बारे में। ऐसे याद कर लीजिए कि जो 5वां हमारा है प्रावधान मूल अधिकार का, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। पहले में अल्पसंख्यकों के आंतरिक हित की सुरक्षा की बात की गई है, दूसरे में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं वो लोग, और उसके अलावा उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो चीजें याद हो गई होंगी। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? जो अनुच्छेद 32 है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने कहा कि अनुच्छेद 32, 31 को मैंने छोड़ दिया। क्यों? कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारा जो मूल अधिकार है, मूल रूप से इसमें 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था वह अनुच्छेद 31 के तहत ही आता था, जिसे यहां से हटा के 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कहा किया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक, तो वो निकल गया है, वो अनुच्छेद 31 ही था। तो हम लोग बात करेंगे 6वां, कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा है इसमें? 32। आइए इसे समझते हैं। ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमारे हितों के लिए कहां से? मूल अधिकार की परिभाषा मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? विधि द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो किसी मानव के, जो किसी भी व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं, उन्हें हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त क्यों बोला था मैंने? क्योंकि ये जो अधिकार होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी कार्यवाही की जा सकती है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है धार्मिक रूप से, या समानता आपके साथ नहीं हो रही है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा कि जो आपके साथ ऐसा कर रहा है उससे वो बात करेगा कि सर भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या कमी है, क्या रीजन है कि आपने ऐसा काम किया इस व्यक्ति के साथ, आपको संविधान के बारे में पता नहीं है। ठीक, तो इसका प्रावधान यही है कि जो मूल अधिकार है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लागू करवाता है। अब बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत क्या होता है? मूल अधिकारों के हनन पे आप याचिका दायर कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। देखिए, संविधान की आत्मा, मैंने जब प्रस्तावना आप लोगों को पढ़ाया था तो प्रस्तावना में भी बताया था कि इसे भी संविधान की आत्मा कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अनुच्छेद 32 भी संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना भी। तो इसमें रीजन क्या है? अगर आत्मा के साथ कुछ न लग के आए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? प्रस्तावना। ठीक, अगर आया आत्मा के साथ भीमराव अंबेडकर जी का नाम आ गया, ठीक, भीमराव अंबेडकर जी के साथ अगर आत्मा का नाम आया कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे आप लोग? अनुच्छेद 32। क्लियर? चीजें ऐसे याद किया करिए। आत्मा प्रस्तावना को केवल आया कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ऑप्शन में आपके प्रस्तावना और अनुच्छेद 32 होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आप लोग टिक किसे करेंगे? प्रस्तावना को। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं या भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, सॉरी, यह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करेंगे अनुच्छेद 32।
आत्मा के साथ भीमराव अंबेडकर, अनुच्छेद 32, केवल आत्मा, संविधान की आत्मा अगर आया तो प्रस्तावना। चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब देखते हैं कि इसके तहत क्या होता है। देखिए, जब इन मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रिट। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत क्या करती है, रिट जारी करती है। किसके विरुद्ध? जिसने मूल अधिकारों का शोषण किया है। मूल अधिकारों के लिए 5 रिट हमारी इंपॉर्टेंट है। 5 के बारे में हम लोग देखेंगे आज, बहुत इजी वे में समझेंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं कि वो रिट कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे समझते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा है, स्टार्टिंग वाला वर्ड पकड़िए आप लोग। सबसे पहले लिखा है बंदी। बंदी का मतलब है कि आपने कोई अपराध किया या नहीं किया, ठीक। पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया तो वो आईपीसी की धारा लगा के आपको गिरफ्तार करेगा। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आईपीसी की धारा लगा के आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी होनी है या कोर्ट के पास ले जाएगा। तो उस समय आपके पास यह अधिकार है कि आप पूछ सकते हो कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। कल का जो अनुच्छेद 22 हम लोगों ने पढ़ा था उसमें गिरफ्तारी से संबंधित था, उस पर भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। तो इसका जो आप लोग क्या है ना, जो पॉइंट निकल के आता है वो याद करिए। पहला पॉइंट कौन सा निकल के आया, गिरफ्तारी। कौन सा, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, दूसरा पॉइंट, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, ठीक। मजिस्ट्रेट या लोअर कोर्ट जो भी पास में हो वहां आपकी उपस्थिति करना अनिवार्य है। तो यहां से ये पॉइंट निकल के आया। बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप लोग गिरफ्तारी को रिलेटेड कर लीजिए। अब बात आती है दूसरे की। दूसरे के अंतर्गत क्या आता है, परमादेश, ठीक है। परमादेश का मतलब ये है, ये सरकारी अधिकारियों के लिए है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अर्थात उन्हें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है वो काम वो नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन्हें आदेश देगी। कौन, सुप्रीम कोर्ट उन्हें आदेश देगी। किन्हें, सरकारी अधिकारियों को। ऐसे करके याद करिएगा, एज ए स्टोरी, सरकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी, सरकारी अधिकारियों को, मतलब कि उन्हें एक तरह से चेतावनी देगी। किसके लिए, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। क्या करने के लिए, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है आप वो कार्य नहीं कर रहे हैं, कृपया करके आप वो कार्य करें। ये हो गया परमादेश। ये आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट उन्हें कि जिस चीज के लिए आपको नियुक्त किया गया है वो काम आप नहीं कर रहे हैं, उसका निर्वहन करिए अपने कर्तव्यों का। बात आती है तीसरी, इंटरेस्टिंग है। तीसरी के तहत क्या आता है हमारा, प्रतिषेध। प्रतिषेध के तहत क्या होता है कि काफी सारे ऐसे मामले होते हैं जो, देखिए न्याय की प्रक्रिया कैसी है हमारी, सबसे ऊंची प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद हाई कोर्ट की, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो क्या होता है कि जो मामले निचली अदालत में चल रहे होते हैं, कोई भी मामला निचली अदालत में चल रहा है और उसके ऊपरी अदालत को ये लगता है कि यह मामला इस कैटेगरी का नहीं है, तो वह ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देगी कि आप कृपा करके इस बात पर बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कैसे रिलेटेड करेंगे, ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देगी कि यह वाद आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर कार्य
मत कीजिए। वाद कार्य क्षेत्र से बाहर है। आप इस पर रोक लगाइए, आप इसे मत करिए। ठीक, उसके बाद आता है उत्प्रेषण। चौथा पॉइंट हमारा आता है क्या? उत्प्रेषण। ये इसी से रिलेटेड है। इसमें भी जो वाद चल रहा होता है वह निचली अदालत की कैपेसिटी से बाहर होता है, तो क्या करता है, ऊपरी अदालत निचली अदालत से कहता है कि कृपा करके आप यह वाद मेरे पास भेजिए। इसमें सिर्फ मना करता है कि वाद आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर कार्य मत कीजिए। जब उत्प्रेषण की बात आती है तो उत्प्रेषण के तहत ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय से कहता है कि जिस वाद पर आप प्रक्रिया कर रहे हैं वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए नहीं है, आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, यह आपसे ऊपर है, तो कृपा करके आप ये जो वाद चल रहा है मेरे पास भेजें। मतलब कैसे कोडेड करेंगे हम लोग इसे? ऊपरी अदालत है, ये ध्यान दीजिएगा, कोर्ट निचली अदालत से, ऊपरी अदालत निचली अदालत से वाद को अपने पास मंगाएगी, को अपने पास लेगी या भेजने के लिए कहेगी कि यह आपके एरिया का नहीं है, आपके हिसाब का नहीं है, यह आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, यह आप मेरे पास भेजिए। तो निचली अदालत ऊपरी अदालत को वह वाद क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है। तो कितने बढ़िया से याद हो गया ना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों। प्रतिषेध का मतलब है कि ऊपरी अदालत निचली अदालत को मना करती है कि आप इस कार्य पर, इस वाले वाद पर कार्य मत कीजिए, यह आपके क्षेत्र से बाहर है, इतना करके रुक जाती है। फिर ऊपरी अदालत क्या करती है कि वह उत्प्रेषण जारी करती है। ठीक, उत्प्रेषण की रिट जारी करती है निचली अदालत के लिए कि आप एक काम करिए, यह आपके क्षेत्र का या आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, आप इस पर निर्णय नहीं कर सकते, ये मेरे पास भेज दीजिए, मैं इस पर निर्णय अपना सुनाऊंगा। तो हो गया उत्प्रेषण। ठीक, चीजें याद हो रही होगी। ये हो गया पांचवा। पांचवा क्या है? पांचवा है अधिकार परीक्षा। मैंने आप लोगों से बताया था कि 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। समझिए, इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके तहत गिरफ्तारी होगी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा परमादेश। परमादेश में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उन्हें प्रेरित करती है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आप कृपा करके कर्तव्यों का निर्वहन करें, वरना आपको हटा दिया जाएगा। फिर आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ऊपरी न्यायालय निचली अदालत को किसी भी वाद पर कार्य करने के लिए मना करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। बोलती है कि आप एक काम करिए, आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, आप इसे स्थगित कर दीजिए, काम मत करिए। तुरंत उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने निचली अदालत को, इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है, ये न्यायालय इस पर रिट जारी कर सकता है, ये न्यायालय इस पर रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो इसे जरूर याद करिएगा। तो ऊपरी न्यायालय क्या करता है प्रतिषेध में कि निचली अदालत को देता है रिट जारी करके कि आप एक काम करिए, आपके क्षेत्र का नहीं है, आपसे ऊपर का है, आप हमें दीजिए इस पे निर्णय, नहीं आप इसे इस प्रकार मत करिए, आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। फिर उत्प्रेषण रिट जारी करके कहता है कि आप इस वाद को मेरे पास भेज दीजिए या अपने पास को मंगा लेती है। बात आती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के तहत क्या है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जिस पद पर रह रहा है, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट है, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति कार्यरत है, कार्य कर रहा है और पूरी तरह से उसका निर्वहन कर रहा है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये वैध रूप से इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वह अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगी उस व्यक्ति के खिलाफ कि आप प्रूफ करिए खुद को कि हाँ आप इस पद के योग्य हैं,
आप इस पद के लायक हैं और आपका इस पद पर चयन हुआ है, तब आप यह कार्य कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को प्रूफ दिखाना होगा। अगर वैलिड प्रूफ पास में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे उस पद से हटा देगी। फैक्ट निकल के क्या आता है, किसी भी सरकारी पद पर, किसी पद पर रहने का अधिकार, किसी भी पद पर कार्य करने का अधिकार आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ सकती है। तो आपको क्या करना होगा, प्रूफ देना पड़ेगा, वरना आप उस पद से हटा दिए जाएंगे, रिटायर कर दिए जाएंगे और आप पर केस भी चलेगी कि आपने अवैध रूप से किसी अदर व्यक्ति के पोस्ट पर कार्य किया, इसलिए आप पर मुकदमा चलेगा, आप पर केस फाइल हो जाएगी। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या किया कि पूरी तरह से मूल अधिकार को कवर कर लिया। जितनी सारी चीजें थी कल के वीडियो में 3 पर बात की है, आज के वीडियो में 3 पर बात की। इंपॉर्टेंट था कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसके तहत जो 5 रिटे हैं इसे आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कर करके याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस पर, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 3 पूरी तरह से कवर हो गया, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अब होगी बात भाग 4 पर, नीति निदेशक तत्वों पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।